information regarding resonance. So briefly I told you, मतलब converting from one structure to another, converting from one structure to another is called as resonance. One Lewis dot structure to another Lewis dot structure, जिसमें bonds टूटते हैं और बनते हैं, to another is called as resonance. Is called as resonance. Do you remember resonance? Like Yes, ma'am. जैसे ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर था, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स थे, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये हमारे पास ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे अगर हमारे पास ये कार्बोनेट स्ट्रक्चर था, so after some time we will see it will convert something like this, or it will convert something like this. Do you recall this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. ओके, सो अब इस पूरे में हो क्या रहा है, अगर एक लेमैन को समझाना है या सिंपल वर्ड्स में मुझे बताना हो, तो इसमें हुआ क्या होगा कि ये बॉन्ड्स यहाँ पे टूटे होंगे और यहाँ पे बने होंगे. सो कैन वी से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज. Yes, ma'am. नया स्ट्रक्चर Yes, कैसे ma'am. बना होगा, तो वहां पर क्या होगा, converting from one structure to another is called as resonance. And how does this happen? It happens by continuous, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसी स्ट्रक्चर पे जाके रुक जाता है. मैंने ये एरो ऐसा टू वे क्यों बनाया, क्योंकि आफ्टर सम टाइम इट विल अगेन कन्वर्ट. सो आई शुड से इंटर कन्वर्टिंग, क्योंकि बार बार कन्वर्ट हो रहा है. तो इंटर कन्वर्टिंग ऑफ वन स्ट्रक्चर टू अनदर इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं कि यहाँ जाके वो रुक जाएगा, वो वापस से कन्वर्ट होता रहेगा, कभी स्टेबलाइज नहीं होता. इट हैपेंस बाय कंटिन्यूअस. और ये कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा, ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. कैन आई से लाइक दिस? रेजोनेंस किसकी वजह से होता है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं. कैन आई से लाइक दिस? बोलो. Yes, ma'am. पुराने बॉन्ड्स बन रहे हैं, सॉरी हाँ, नए बॉन्ड्स बन रहे हैं और पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं. तो इसका मतलब है कंटिन्यूअसली बॉन्ड टूट रहा है और बन रहा है. दैट मीन्स व्हाट, बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी. Yes, बॉन्ड ma'am. तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, और वापस बॉन्ड करने पर फिर वो एनर्जी रिलीज Release हो जाएगी. जो एनर्जी रिलीज होगी वो फिर से बॉन्ड तोड़ने में यूज हो जाएगी, फिर वो रिलीज होगी, फिर से वो रिलीज हो जाएगी, फिर ये तोड़ देगा, फिर बन जाएगा. तो व्हाट डू यू थिंक, एक कंपाउंड बनने में जितनी एनर्जी चाहिए होगी, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो चाहिए होगी, वो आइडियल कंडीशन से ज्यादा चाहिए होगी या फिर आइडियल कंडीशन के इक्वल चाहिए होगी? Equal. यहाँ पर ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, कार्बोनेट आयन और एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच अंडरगोज रेजोनेंस, वो जो आइडियल कंडीशन होती है, जो हम मतलब नंबर्स के कैलकुलेशन से निकालते हैं, उससे ज्यादा आती है. क्यों ज्यादा आती है? क्योंकि जब वो बनता है तो बनने के टाइम पर ही वो नेचर से एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेता है, एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेता है. उस एनर्जी को ही यूज करता है वो इंटर कन्वर्टिंग ऑफ बॉन्ड्स में. मतलब अगर उसको 20 किलो जूल चाहिए, फॉर्मेशन इसकी 20 किलो जूल है, तो वो 5 किलो जूल एक्स्ट्रा ले लेगा नेचर से. जैसे अब सिंपल से लॉजिक है, इफ एन इन्फेंट इज बॉर्न, तो इंस्टेंटली तो हम उसको खिला पिला नहीं देते हैं ना, वो इंटरनली अपनी एनर्जी लेके आता है ना एक्स्ट्रा, थोड़ी बहुत. तो उसी तरीके Ma'am. से यहाँ पर भी उसको हाथ पैर मूव करने हैं, इट हैज टू ब्रीथ, सो इट हैज गॉट सम स्टोर्ड एनर्जी. तो इसको पता है मुझे रेजोनेंस करना है, तो वो क्या करेगा, इतनी फॉर्मेशन चाहिए बट उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा लेके आएगा ताकि वो अपने बॉन्ड्स को तोड़ सके और रेजोनेट कर सके. वो पहले से ही बफर में लेके आएगा. कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes, तोड़ने ma'am. के लिए तो फिर से Yes, एनर्जी ma'am. चाहिए ना, तो वो वेट नहीं करेगा कि भाई तुम दे दो मुझे, तुम दे दो. नहीं, वो वेट नहीं करेगा, वो अपने पास से एक्स्ट्रा ऑलरेडी लेकर आएगा. ओके. सो जो भी हमारी ऑब्जर्व्ड होती है, जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं रियल लाइफ में कि जो भी हमारी
जो भी हम जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है किसी भी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल की, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट में जहां जहां बोल रही हूँ वो इंथैल्पी भी है. Am I making you clear with that also? Yes, ma'am. Okay, so enthalpy of formation of a resonating substance is higher than its calculated value. मतलब जो तुम than its calculated value, मतलब जो तुम enthalpy of reaction निकालोगे calculated value, मतलब सपोजिंग मैंने तुम्हें बेंजीन के लिए इंफॉर्मेशन दे दी कि बेंजीन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो और तुम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके मुझे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन दे देते हो, बट जो तुम कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू रियल लाइफ में उससे भी ज्यादा आएगी. क्यों ज्यादा आएगी? रियल में जो तुम कैलकुलेट करके दोगे उससे ज्यादा आएगी. क्यों ज्यादा आएगी? व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज कमिंग हायर? Why does the value of formation for a resonating substance comes higher? Ma'am, because it takes some extra energy to break the bonds. Yes, and that form of energy which it takes to which it will utilize in future to undergo resonance, that form of energy is called as resonance energy. That energy which it takes so that it can utilize in resonance, that is called as resonance energy. So what is the formula to find resonance energy? Now tell me. ऑब्जर्व्ड माने थ्योरेटिकल. यस, ऑब्जर्व्ड मतलब जो रियल लाइफ में तुम्हें दी होगी, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, क्योंकि तुम प्रैक्टिकली इसको मतलब पेन एंड पेपर पे तो नहीं निकाल सकते हो ना, तो ये क्वेश्चन में गिवन होती है और ये हम कैलकुलेट करते हैं. तो ये क्या वैल्यू ज्यादा आती है और कैलकुलेटेड वैल्यू कम आती है. ओके, ऑब्जर्व्ड माइनस ये हम कैलकुलेट करते हैं और ये क्वेश्चन में गिवन होती है. तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है. क्यों डिफरेंस आ रहा है? Why is the difference coming? Resonance energy is the energy required by the substance to undergo resonance. And you know now what is under resonance? For breaking and forming of bonds. Can you get it now? Can you get it now? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखो इसका जो मतलब वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, जो एक क्वेश्चन आता है जिसमें ज्यादातर बच्चे एरर करते हैं और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जब मतलब टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन कह लो, तो ये एक क्वेश्चन है जिसको मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करा देती हूँ. उसमें एक छोटी सी एरर कर देते हैं बच्चे, इसलिए ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है. सो व्हाट इज इट? आई एम जस्ट टेलिंग यू. सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ cyclohexane is minus 119.5 kilojoule per mole. Now if resonance energy of benzene is minus 150.4 kilojoule per mole, calculate enthalpy of hydrogenation of benzene. हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन. सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें हाइड्रोजनेशन समझ में आ रहा है क्या है? मैंने ऐसा क्वेश्चन तुम्हें कराया भी था. हाइड्रोजनेशन ma'am. मींस व्हाट? हाइड्रोजनेशन मींस व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यस, ठीक है, क्योंकि तुम पहली बार कर रहे हो, मतलब पास आउट बैचेस में तो हम उनसे करवाते हैं, बट तुम पहली बार कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम क्या एरर करोगे इसमें. ठीक है, तो एरर क्या करते हैं कि मतलब देखो हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है कि हम साइक्लोहेक्सेन लेते हैं और उसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं. तो बोलो कितने मोल्स हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पर कितने मोल्स यू नो व्हाट इज साइक्लोहेक्सेन? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो, या ऐसे समझ लो एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का अच्छा चलो, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है?
मैम CnH2n plus तो 2. यहाँ पे कोई डबल या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है? No, ma'am. Single bond. No. No, That ma'am. means there are only sigma bonds. Okay. फिर एल्कीन, सॉरी मैं 2 लगाना भूल गई थी. देन एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n. CnH2n. That means there is a double bond. ठीक है. एंड व्हाट डज डबल बॉन्ड मीन्स कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा. Yes, ma'am. तो पाई बॉन्ड आने से देखो 2 हाइड्रोजन कम हो गए. पाई बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन एटम्स आर डिक्रीजिंग. Yes, ma'am. ठीक है. और देखो अगर एक और पाई बॉन्ड आ गया तो एक मतलब एक और पाई 2 हाइड्रोजन एटम्स और डिक्रीज हो जाएंगे. खुद से देख लो लॉजिकली. ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो जाता है देयर विल बी सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स. देखो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स आएंगे उतना हाइड्रोजन कम होगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो ये गिवन है कि हमने जब साइक्लोहेक्सीन लिया तो उसके अंदर कितने पाई बॉन्ड्स होंगे. थोड़ा बहुत तो तुम्हें नॉमेनक्लेचर आता ही है ना. सो Three. साइक्लोहेक्सीन के अंदर साइक्लोहेक्सीन बेटा अगर ट्राईहेक्सीन लिखे होते तो 3 होते ना. सिंपल हेक्सीन ma'am, लिखा तो इसका कितना होगा? कितना होगा? एक ही होगा ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हाइड्रोजनेशन मतलब क्या हो गया? H2 ऐड कराना. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? 2 हाइड्रोजन कम थे तुमने दे दिए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? खुद से बता दो. खाली सिंगल बॉन्ड बनेंगे. यस. तो यहाँ साइक्लोहेक्सेन. ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा. वेरी गुड. अब समझ में आया लॉजिक. हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन वाला लॉजिक समझ में आया. Yes, ma'am. और ये हमें ऑलरेडी गिवन है ये. ठीक है. और हमें निकालना क्या है? टू फाइंड. तो हमें निकालना है इसका किसका? बेंजीन क्या होता है? कितने पाई बॉन्ड्स होंगे बेंजीन में? कितने पाई बॉन्ड्स होंगे? 3. और इसको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करना है तो हमें कितना हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा? 3H2. यस. तो यहाँ पर ये बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं. वो सिर्फ 1 ही ऐड करते हैं. तो मिस्टेक समझ में आ रही है ज्यादातर कहाँ करते हैं? वो भूल जाते हैं कि 3 ऐड करना पड़ेगा. तुम तो ये मिस्टेक नहीं करोगे ना? क्या तुम भी ये मिस्टेक करोगे कि नहीं करोगे? मैम एक और बता देंगे प्लीज. बेटा एक पाई बॉन्ड की कमी से कितने हाइड्रोजन एटम कम होते हैं? एक पाई बॉन्ड आने से कितने हाइड्रोजन एटम कम होते हैं? 1 पाई बॉन्ड क्रिएट्स अ डेफिशिएंसी ऑफ हाउ. ये देखो यहाँ काउंट करते जाओ. बताओ. 2 hydrogen. Yes, 1 pi bond creates a deficiency of 2 hydrogen atoms. Can you follow now? Yes, ma'am. तो अगर हमने साइक्लोहेक्सीन को हाइड्रोजनेशन बोला है. हाइड्रोजनेशन का मतलब ये है कि बिल्कुल उसको बिल्कुल हाइड्रोजन की कमी बिल्कुल नहीं करनी है. मतलब पूरा हाइड्रोजन दे देना उसको, या कह लो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देना है. ओके. तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन को कन्वर्ट करने, क्योंकि ट्राईहेक्सीन या डाईहेक्सीन नहीं लिखा हुआ है, दैट मींस एक ही पाई बॉन्ड होगा, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कितना हाइड्रोजन डालना पड़ेगा? साइक्लोहेक्सीन को हाइड्रोजनेशन करने के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड? 1 mole. 1 mole. Why 1 mole? Because there is only 1 pi bond. Can you follow now? Why 1 Yes, ma'am. mole? ठीक है. Benzene has how many pi bonds? 3 pi bonds. 3. So how many moles of hydrogen will be required? 3 moles. Did you follow this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये किसका डाउट था उसको भी समझ में आया अभी? Yes, ma'am. ओके. सो नाउ टेल मी, एक मोल हम जब ऐड करते हैं, मतलब देखो दोनों एक ही तरीके की चीज है, तो जब हम एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं और उसकी जगह एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में चेंज आता है वो इतना आता है. तो सिमिलरली अगर हम 3 बॉन्ड्स को तोड़ेंगे और उनकी जगह हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? Three से multiply चालीस हो कर दो. जाएगी ऊपर वाली. वेरी गुड. Three से वेरी multiply गुड. वेरी गुड.
देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। और जो ये तुमने मुझे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताई है, इज इट द कैलकुलेटेड वैल्यू और द ऑब्जर्व्ड वैल्यू? Calculated. वेरी गुड। Calculated. बट विल द कैलकुलेटेड इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू? यहाँ पे सेम रहेगी या No, डिफरेंट ma'am. रहेगी? No, व्हाई इट ma'am. इज नॉट क्योंकि सेम? रेजोनेंस आ गया है, तो यस, कुछ बिकॉज इट इज रेजोनेंस अ एनर्जी रेजोनेंस, तो होगी। यहाँ पे रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो what will be the enthalpy of reaction observed? हम कितनी ऑब्जर्व करेंगे? वो इतनी एनर्जी तो लेगा ही लेगा, उसके साथ साथ अपने पास कितनी एनर्जी और स्टोर कर लेगा? रेजोनेंस वाली। रेजोनेंस एनर्जी और स्टोर कर लेगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी द एनर्जी ऑब्जर्व्ड? इट विल बिकम, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर, जो भी हमने यहाँ पढ़ा था कि ये वाला, तो ऑब्जर्व्ड वाली क्या हो जाएगी? रेजोनेंस एनर्जी प्लस enthalpy of reaction calculated. Will I write like this? जितनी हम theoretically निकाल रहे हैं उससे वो ज्यादा रखेगा अपने पास। Yes, ma'am. यस मैम। तो हमें देखो क्वेश्चन में शायद रेजोनेंस एनर्जी दी हुई है, इट इज माइनस -150। 150.4। यस, एंड यहाँ पर ये -3 into 119.5। कैन यू गेट दिस? तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे ये गड़बड़ कराते हैं, वो 3 का फैक्टर। बट अब तुम तो नहीं करोगे ना क्वेश्चन में गड़बड़? No, ma'am. ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिएस्ट क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, मेनी बुक्स में तुम्हें मिलेगा, बहुत बुक्स में मिलेगा। फाइन, शैल आई मूव अहेड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। एनीवन सेइंग समथिंग एल्स? ओके, अब तुम्हें एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि तुमने थर्मोकेम किया भी नहीं है, और हमारा लगभग थर्मोकेम खत्म हो गया है। सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। और कोई टॉपिक याद आ रहा है जो स्किप हो गया हो, तुम्हें बुक में मिला हो, समथिंग लाइक दैट? कोई और Third टॉपिक? law. Third law रह गया। हाँ, वो तो छोटा सा है, वो कर लेंगे। ठीक है, और वो वैसे भी तुम बेसिक वाला तो जो मतलब अच्छा एक्सप्लेनेटिव पार्ट है वो फिजिक्स में करोगे। ठीक है, उसके अलावा कोई और टॉपिक याद आ रहा है तुम्हारी बुक में हो और तुमने स्किप कर दिया हो? नहीं ना? एनीथिंग एल्स? मैम एक बार चेक कर लेंगे फिर हाँ से ठीक तो है, बताना। टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, वैसे मोस्ट प्रोबब्ली और नॉट। तो सपोजिंग मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराती हूँ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर 436 and 941 kilojoule per mole. Okay, and enthalpy of formation of ammonia is -46 kilojoule per mole. ठीक है, so first thing, calculate the average bond energy of nitrogen and hydrogen. Tell me कैसे करोगे ये? मैम हम्म, मैंने पैकेज में देखा था मैम, इसमें ये दो तीन टॉपिक है मैम एक्स्ट्रा, जैसे ये मैम कार्नोट वाला और ये। बता तो दिया था फिजिक्स में करोगे, सर से बात भी हो गया है। कार्नोट ओके मैम, साइकिल वैन्स ऑफ इक्वेशन भी दी है इसमें क्या? पैकेज में। पैकेज में वैन्स ऑफ इक्वेशन। Can you follow it now? Can you follow Yes, it? ma'am. And don't get confused with comparing of the notes. Best way to cross check whether the faculty is going accordingly to the competitive level or not is do past year questions, क्योंकि वही तो हमें represent करने, and standard books वो solve हो रहे हैं। मतलब बस हमारे को इतना ही देखना है। ठीक है, पहले हम उतना तो कर लें, पहले कट ऑफ निकालना सीख जाए, फिर हम आगे क्या करेंगे। फाइन, शो मी 250 यही
in JEE mains, then we will think about 280. Show me 280, we'll think about 300. Show me 300, you'll think about 320, and accordingly we'll decide the content given to you. Okay, so चलो हाँ हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. Do this one. हमें कौन सा फॉर्मूला यूज, सबसे पहले देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें. Anyone who has finished with it? What is the information given in the question? कोई रिएक्शन की इंफॉर्मेशन गिवन है? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढा करो. कौन सी रिएक्शन की इंफॉर्मेशन गिवन है? अमोनिया की रिएक्शन. N2 plus H2 gives NH3 वाली. गलत नहीं बोल रहे हो तुम. फॉर्मेशन के लिए क्या ध्यान रखना होता है? फॉर्मेशन के लिए NH3 का मोल 1 होना चाहिए. वेरी गुड. तो हम कहिए N2 plus H2 is equal to अमोनिया लिख सकते हैं? No Is it ma'am, balance half करेंगे. N2 plus H2. Yes, half plus 3/2 3/2 है. equal to 1 mole. तो इस पूरे प्रोसेस में देखो फिर से वही दो तरीके हैं. यहाँ तुम स्टेप वाइज लिख लो. तुमने क्या किया? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, वो लिख लेना. फिर क्या करा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. और फिर कितनी एनर्जी तुमको रिलीज हो रही है? अमोनिया मॉलिक्यूल में कितने NH बॉन्ड्स बनेंगे? 3. यस, 3 NH bonds. NH बॉन्ड इंटू 3. और इन सबको टोटल कर दे तो क्या बन जाएगा? इन सबको अगर हम टोटल कर दें तो इन क्या बन जाएगा? विल इट बी बॉन्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? इस पूरे प्रोसेस में यही हुआ होगा. ये टूटा होगा, ये टूटा होगा, ये बना होगा. कैन यू गेट दिस थिंग और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब हम लोग, लेकिन अब मैं अगर तुमको फॉर्मूला वाइज कराऊं तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला वाइज कैसे सिखाया था? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, enthalpy of reaction is equal to which formula? Sum of Total bond energy of reactants minus enthalpies total. of हम बोलते बॉन्ड एनर्जी है, बट रियल में वो क्या होती हैं? एग्जैक्टली वो क्या होती bond है? dissociation energy. Bond dissociation कैसे energy. पता कि वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है? How do you know? Plus sign. Yes. So basically it will be what? Reactant minus product. So it will be what? Bond dissociation energy. मतलब अगर मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिखूं तो चलेगा तुम्हें अभी? 436 Yes, by ma'am. 2 plus 3/2 of 941 minus 3 times of NH, ये हम लिखेंगे. एंड यहाँ पर हमें ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, सो ये हो जाएगी 46. एंड यहाँ पर जो 3 टाइम्स ऑफ दिस लिखेंगे, सो इट विल बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ NH. तो टेल मी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? आई मीन टू से इसको सॉल्व करने के बाद बॉन्ड Positive. Positive. बट उन्होंने क्या पूछा है हमसे? What are they asking you? Average bond energy. So the answer should be converted to, for bond energy the answer should be written in which Negative. terms? तो तुम्हें पता चला उन्होंने क्या गेम किया तुम्हारे साथ. तुम तो यहाँ पे खुश हो जाओगे और आंसर पॉजिटिव मार्क करवाओगे, लेकिन अगर मैंने पेपर बनाया तो एक पॉजिटिव में भी मिलेगा और एक नेगेटिव में भी मिलेगा. तो तुम्हें ध्यान देना है ना साइन पे भी. Yes ma'am, negative वाला करके आना है. यस, क्योंकि मैंने लिख दिया है बॉन्ड एनर्जी. हम फॉर्मूले में भी बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, बट रियल में वो क्या है? Enthalpy Bond of dissociation energy. yes. Be careful with this thing. ये स्पेशली बहुत बड़ा झोल हो जाता है, स्पेशली इन बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चंस में. ठीक है, वो देंगे बॉन्ड, हमारे फॉर्मूले में आ रहा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन और पूछ लेंगे बॉन्ड एनर्जी. तो सिंबल का ध्यान रखोगे Yes ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. बी केयरफुल विद द लैंग्वेज, क्योंकि और कुछ स्कोप ही नहीं है करने को, तो वो यही कराएंगे ना तुमसे. इसी तरीके के छोटे छोटे एरर्स कराएंगे. ठीक है. अब
अब मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी इज इतना है, या हम वैसे बोल देते हैं कि इस रिएक्शन की कंबशन जो एनर्जी है वो इतनी है, सो एंड सो है वैल्यू। तो वो वैल्यू निकाली कहाँ जाती होगी? पेन एंड पेपर पे तो नहीं निकाल सकते ना, कोई ना कोई तरीका होगा उनको निकालने का। There will be a method to calculate that. Will there be or not? Practically तो हम लोग निकालेंगे ना। अरे बोलो भाई। Yes, ma'am. Experimentally we निकालेंगे. Yes, experimentally निकालेंगे। So जिस apparatus के अंदर उसको निकाला जाता है किसी भी reaction की enthalpy, that apparatus is called as bomb calorimeter. Okay, so बेसिकली इसमें हम लोग कंबशन की इंथैल्पी, हर एक एलिमेंट या सब्सटेंस की कंबशन की इंथैल्पी निकाल लेते हैं। ये कंबशन की इंथैल्पी निकाल करके हम बाकी रिएक्शन की इंथैल्पीज में यूज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं Yes, कि नहीं? ma'am. तो इसलिए दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट और डिटरमाइन enthalpies of combustion, ठीक है। बाकी सब कहानी पढ़ लेना, किसने दिया था, किसने बनाया था, कुछ बर्थोलेट करके था उसने बनाया था। और इसमें क्या होता है, तो इसमें एक बॉम्ब होता है। बॉम्ब क्या होता है? एक छोटा सा बॉक्स होता है, एक डब्बी सी होती है, सिंपल टर्म्स में बोलूं, वो एक छोटे से बॉम्ब के अंदर एक छोटा सा डब्बा होता है, और उस डब्बे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिस भी सब्सटेंस का तुम्हें कंबशन कराना है, जिसकी भी इंथैल्पी तुम्हें निकलवानी है, वो पुट कर देते हैं। मतलब इस छोटे से डब्बे के अंदर हम लोगों ने उस सब्सटेंस को या सैंपल को रख दिया। ओके, और इसको रखने के बाद हम लोगों ने क्या किया, मतलब इसमें मतलब हम लोग वायर्स वगैरह लगा देते हैं ताकि हम उसमें स्पार्क दें और वो सब्सटेंस जो है वो बर्न करना स्टार्ट कर दे। तो यू कैन से ये वायर्स लगे हैं, स्पार्क, जैसे तुमने स्कूटर में सुना होगा ना, स्पार्क प्लग होता है, कार्स Yes, ma'am. में इग्निशन ऐसे ही आता है, ठीक है, मतलब स्पार्क आती है ताकि फ्यूल बर्न करने लगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर एक होल क्रिएटेड होता है जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई रहे, क्योंकि कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए होगा ना अपने को, यू नो दिस थिंग। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन की फुल सप्लाई रहे, क्योंकि हमें कंप्लीट कंबशन चाहिए, तो हम लोग ये कर देते हैं। तो ये जो छोटा सा डब्बा होता है ना जिसके अंदर ये सब हम लोग पुट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बॉम्ब। ओके, अब इस डब्बे को हम लोग क्या करते हैं, बड़े से वेसल के अंदर डिबो देते हैं, मतलब इसको पूरा सिंक करा देते हैं, जैसे भी वो करना चाहे। एंड दिस बॉक्स, दिस अदर कवरिंग इज फिल्ड विथ वाटर, दिस इज फिल्ड विथ वाटर। एंड जो ये वेसल होता है जिसके अंदर हम लोग ये करते हैं, मतलब जो वाटर फिल्ड होता है, दिस इज टोटली इंसुलेटेड सो दैट नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस विथ द सराउंडिंग। So this is totally insulated. Okay, this is insulated. Now what happens, अब ये जब इस बॉक्स के अंदर कंबशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। इस रिएक्शन, इसके अंदर जब कंबशन रिएक्शन होगी तो हीट ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बाहर तो कहीं जा नहीं सकती है, तो हीट ट्रांसफर होगी। Yes, और वो ma'am. हीट ट्रांसफर किसके पास जाएगी, वाटर के पास। और Water. वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, राइज होने लगेगा, होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हमने पहले से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले से वाटर का इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज ऑलरेडी नोटेड, टेम्परेचर ऑफ वाटर इज नोटेड, एंड जब तक टेम्परेचर राइज होता है तब वो भी नोट कर लेते हैं। फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज ऑल्सो noted, okay, and we calculate change in temperature. So how much heat, जो भी हमारी heat release हुई होगी वो किसकी वजह से आई होगी, due to the combustion reaction happening inside the bomb, Yes, ma'am. and Yes, that will ma'am. be proportional to delta T. Will that be proportional to delta T? Yes, ma'am. चेंज इन, जितना वो ट्रांसफर करेगा उतना ही हो जाएगा। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर क्रिएटेड इन
water. So उसको करने के लिए proportionality sign को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फैक्टर लगा देते हैं Z and into delta T of change in temperature of water. क्योंकि amount of water, जितने भी substances का हमें enthalpy combustion निकालना होता है, amount हम constant रखते हैं. तो basically वो किस पे depend करता है, और इनिशियल टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं. तो बेसिकली जो हीट एक्सचेंज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा. इफ आई कीप अमाउंट ऑफ वाटर कांस्टेंट और रूम टेम्परेचर या कह लो इनिशियल टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, तो हमारा जनरली जो भी हीट एक्सचेंज हुआ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा. जितना भी हीट एक्सचेंज हुआ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा. Amount of substance. यस. और जो ये हम कांस्टेंट रखते हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ अ कैलोरीमीटर. वो हर एक जितना भी हीट ट्रांसफर होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो सब हम लोग, वो एक कांस्टेंट ही वैल्यू आएगी. तो इसलिए हम उसको पहले से ही मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं एंड वी कॉल इट एज हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर. Z यहाँ पे बेसिकली मीन कर रहा है मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. अब ये प्रोसेस बताओ किस पे हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे. नेचुरल Constant प्रोसेस volume. कांस्टेंट. दिस इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम. Constant volume. Constant volume. कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन है या CO2 है वो अंदर बाहर हो रही है, तो वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट. देखो बाहर भी एक्सपैंड हो रही है. Majority processes in nature are done at which process type? Constant pressure. Constant Yes. कांस्टेंट तो प्रेशर. यहाँ पर जो ये हीट एक्सचेंज आई है वो कौन सी हीट एक्सचेंज आई है, क्या आ गई है, इंथैल्पी. At constant. यस. तो ये हीट एक्सचेंज जो होती है वो हमें दे देती है इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. मतलब फॉर एग्जांपल तुमने मीथेन डाला 1 मोल, उसका आ जाएगा. वाटर हाइड्रोजन डाला तो उसका आ जाएगा. ठीक है. और अब इंथैल्पी ऑफ कंबशन आ गया तो क्या तुम इंथैल्पी ऑफ इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. कैन यू कैलकुलेट द चेंज Yes, ma'am. using Yes, this ma'am. formula. And जब हम सारे substances की enthalpy निकाल लेते हैं तो हम उसको different डेटा में use कर लेते हैं to calculate enthalpy of hydrogenation कह लो, या enthalpy of transition कह लो, या enthalpy of किसी भी reaction का कह लो. क्योंकि हमें पता ही है combustion की product की total enthalpy किसी भी reaction की और reactant की minus करेंगे तो उस reaction की इंथैल्पी आ जाएगी, चाहे वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चाहे कोई भी तरीके की रिएक्शन हो. अब यूज समझ में आया बॉम्ब कैलोरीमीटर का. मैम यस. मैम इसमें Z की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन टू क्वेश्चन में जो भी मास दिया होगा उससे निकालेंगे कि एक नहीं, Z स्पेसिफिक की होगा. वैल्यू गिवन होती है क्योंकि वो इस पर्टिकुलर मतलब कोई बड़ा बॉम्ब कैलोरीमीटर बनाता है, मतलब वो सब लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, तो हर एक उसमें जनरली गिवन होती है. ठीक है. ओके मैम. क्योंकि वो एक मतलब पर्टिकुलर ऑपरेटर्स की डिपेंड करेगी. तो कोई बड़ा बना लेगा तो उसकी अलग आएगी, कोई छोटा बनाएगा तो उसकी अलग आएगी, है ना. यस मैम. ठीक है. सो मास, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंड करेगा और इनिशियल टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा कि तुम कहाँ पे यूज कर रहे हो उसको, है ना. तो इसलिए वो डिपेंड करता है, दैट इज व्हाई इट इज गिवन. जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमने कितना मास लिया है और उस टाइम पे इनिशियल टेम्परेचर क्या है. ठीक है. एंड कमिंग टू द लास्ट लॉ, तो ये कोई लॉ नहीं है, कोई मतलब बहुत डिफिकल्ट सा लॉ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है. तो जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को, जब वो बर्थ हुआ तो क्या उसके पास कोई फ्रीडम थी. when temperature is, when T is absolute zero, you know what is absolute zero? What is absolute 0 temperature? Kelvin. Zero Kelvin. 0 Kelvin, and you have already learned कि kinetic energy is equal to 3/2 kT. ठीक है. जीरो हो जाती तो है. यहाँ पर at absolute temperature kinetic energy क्या हो जाएगी, मोशन सीज हो जाता है. मोशन सीज हो गया. अब मोशन सीज हो गया जब तुमने पूरा बोल दिया तो क्या वो उसके पास रैंडमनेस है? नो मैम. Does it have any No, kind ma'am. of randomness? No. So that means kinetic energy ही zero हो गई, तो कोई randomness ही नहीं है. That means randomness is also zero. So that is what is third law. It simply states that
It simply states that the entropy of a system, any system, entropy of a system at absolute zero okay is a well defined constant. मतलब वो almost solid state पे होगा और वो एक constant value देगा. Can you follow the third law now? Yes, ma'am. क्योंकि randomness almost nil हो जाएगी. No, you don't have to rejoin. Shall we keep it till here so that you follow thermodynamics? Yes, ma'am. Yes. मतलब थर्मोकेम के क्वेश्चंस कर लेना बेसिकली. ठीक है, थर्मोकेम हो चुका है, कर लेना. बस मुझे याद दिला देना. आई डोंट वांट टू इंक्लूड टुडे. बॉर्न हेबर साइकिल हम नेक्स्ट करते हैं. Okay, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, वो एक लास्ट रह गया केमिकल बॉन्डिंग का मिक्सचर. वो मुझे बस याद दिला देना. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज